तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठाते हैं। विषय है भारत की मानसिक गुलामी, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही एक पावरफुल तस्वीर से होती है। भारत का एक पुराना नक्शा है और उस पर एक शेर खड़ा है, शायद ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक। लेकिन अजीब बात यह है कि शेर के पंजे सीधे जमीन पर नहीं है, वो एक दिमाग को जकड़े हुए जंजीरों से बंधे हैं, और वो दिमाग भारत के ठीक ऊपर है, और शीर्षक है वो कहानी जो किताबों में अधूरी रह गई। ये तस्वीर देखकर ही लगता है कि ये लड़ाई ये जमीन की नहीं, जहन की थी। बिल्कुल, ये तस्वीर एक तरह से पूरी चर्चा का सार एक ही फ्रेम में रख देती है। ये शारीरिक कैद की बात नहीं कर रही। नहीं, उसके लिए तो जेल और सिपाही होते हैं। ये उस कैद की बात कर रही है जो विचारों से, सोच से, नजरिए से बनाई जाती है। ये जंजीरें लोहे की नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक। इन स्रोतों का तर्क यही है कि किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका उसे मानसिक रूप से कैद करना है। चलिए इसी विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सोचना भी अजीब है कि करोड़ों लोगों के देश को मुट्ठी भर लोग सिर्फ तलवार के जोर पर तो काबू में नहीं रख सकते थे। तो अगर सोच पे हमला करना है तो पहला और सबसे कारगर वार कहाँ से शुरू किया गया होगा? हमारे सामने जो एक और तस्वीर है उसमें धुएं से बना एक चेहरा है और एक कलम उसकी सोच पर तीर की तरह निशाना साध रही है, और इस पर लिखा है पहला हमला तलवार से नहीं, सोच पर किया गया। और ये बहुत गहरा पॉइंट है। सोच पर हमला करने का सबसे टिकाऊ तरीका होता है ज्ञान के स्रोत को ही बदल देना, मतलब शिक्षा। बिल्कुल, इस स्रोत के मुताबिक पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार था एजुकेशन सिस्टम। हमारे सामने जो एक क्लासरूम की तस्वीर है उसमें बच्चे एक लाइन में बैठे हैं, सबके चेहरे भावहीन हैं और वो एक किताब से बस नकल कर रहे हैं, और किताब पर लिखा है ओबे, मतलब आज्ञा का पालन करो। संदेश बिल्कुल साफ है, उन्होंने लीडर नहीं क्लर्क तैयार किए हैं। ये तो मैकॉले की शिक्षा नीति की तरफ सीधा इशारा है, जिसके बारे में हम सबने थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन ये सोचना कि इसका मकसद सिर्फ क्लर्क बनाना था, ये कितना असरदार रहा होगा? बहुत ज्यादा असरदार, क्योंकि ये सिर्फ नौकरियां देने के लिए नहीं था। जब आप एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाते हैं जो सवाल पूछने को सपोर्ट नहीं करती, जो रचनात्मकता और मौलिक सोच की जगह रटने और आज्ञा पालन पर जोर देती है, तो आप असल में एक पूरी पीढ़ी के सोचने की क्षमता को ही सीमित कर देते हैं। आप एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो सिस्टम को चलाएगा लेकिन कभी उस सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएगा। तो शिक्षा यहाँ ज्ञान का नहीं बल्कि नियंत्रण का एक साधन बन गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी तो है। इसी पश्चिमी शिक्षा ने तो हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी जन्म दिया। उन्होंने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचार सीखे और फिर उन्हीं विचारों को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार बना दिया। तो ये एक दोधारी तलवार साबित हुई नहीं? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार थी। इसने एक ऐसा अभिजात वर्ग, एक एलीट क्लास तैयार किया जो अंग्रेजी जानता था और पश्चिमी विचारों से वाकिफ था, और इसी वर्ग ने बाद में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व भी किया। सही बात है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये वर्ग कुल आबादी का कितना छोटा हिस्सा था। करोड़ों लोगों के लिए उस शिक्षा का असर वही था जो ये स्रोत बता रहा है। एक ऐसी मानसिकता तैयार करना जो शासकों को स्वाभाविक रूप से बेहतर माने और उनके आदेशों का पालन करे। अच्छा, तो एक तरफ शिक्षा के जरिए सोचने का एक तरीका तय कर दिया गया, लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलता होगा। लोगों को अपनी पहचान पर भी तो शक करने के लिए मजबूर करना जरूरी था, और शायद यहीं पर दूसरा हथियार सामने आता है। हाँ, और वो हथियार था हीनता, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना। हमारे सामने एक तस्वीर है जो इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ एक टूटा हुआ सितार और भारतीय नृत्य की मुद्रा है, यानी हमारी संस्कृति, और दूसरी तरफ एक पश्चिमी टॉप हैट, घड़ी और कलम। संदेश बिल्कुल साफ है, अंग्रेजी और पश्चिमी संस्कृति सुपीरियर है और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति वो पिछड़ापन है। ये सीधा एक सांस्कृतिक हमला था। ये तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में दिखता है। जब लोग अपनी भाषा बोलने में हिचकिचाते हैं और अंग्रेजी को ज्यादा क्लासी या एजुकेटेड होने का सबूत मानते हैं, क्या ये उसी सोच की परछाई है? ये उसी सोच की एक बहुत गहरी परछाई है। ये हमला इसलिए इतना कारगर था क्योंकि ये बाहर से नहीं, ये अंदर से काम करता है। जब किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसकी भाषा, उसका पहनावा, उसका संगीत सब कुछ पिछड़ा हुआ है, तो उसे किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती उसे दबाने के लिए। वो खुद ही अपनी जड़ों से दूर भागने लगता है। आत्मसंदेह गुलामी का सबसे अदृश्य और सबसे मजबूत रूप है, और अपनी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा तो अपना इतिहास होता है। अगर उसी पर हमला कर दिया जाए तो इंसान की नींव ही हिल जाती है। क्या इन स्रोतों में इस बारे में भी बात की गई है? हाँ, और इसे तीसरा बड़ा हथियार बताया गया है, इतिहास का हेरफेर, मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री। एक तस्वीर में एक किताब के एक पन्ने पर एक भारतीय राजा घोड़े पर सवार है और दूसरे पन्ने पर एक ब्रिटिश अफसर, और नीचे लिखा है हमारे नायक उनकी किताबों में विलन बन गए। ये एक क्लासिक रणनीति है जिसे कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। लेकिन
क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब किसी ऐसे नायक का जिक्र जिसे हम आज हीरो मानते हैं पर उस दौर की किताबों ने उसे विलन की तरह पेश किया हो। इससे बात शायद और साफ हो जाएगी। बिल्कुल, कई उदाहरण हैं। जैसे 1857 के विद्रोह के नायकों को ही ले लीजिए, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। हाँ, जिन्हें हम आज स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, उन्हें ब्रिटिश इतिहास की किताबों में म्यूटिनियर्स यानी गदर करने वाले, बागी और कानून तोड़ने वालों के तौर पर दिखाया गया। कई भारतीय राजाओं को अत्याचारी, कमजोर या असभ्य बताया गया ताकि अंग्रेजी शासन को एक सिविलाइजिंग मिशन, एक सभ्य बनाने वाले मिशन के तौर पर सही ठहराया जा सके। बिल्कुल। जब किसी पीढ़ी को ये पढ़ाया जाता है कि उनके पूर्वज गलत या कमजोर थे, तो उनका आत्मविश्वास अपनी विरासत से ही उठ जाता है। तो पहले शिक्षा से सोच को कंट्रोल किया, फिर संस्कृति और इतिहास को बदलकर आत्मविश्वास तोड़ा। लेकिन इतने बड़े और विविधता वाले देश को काबू में रखने के लिए क्या ये काफी था? लोगों को आपस में उलझाए रखना भी तो जरूरी रहा होगा। और वही चौथा और शायद सबसे विनाशकारी हथियार था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हमारे सामने जो भारत का नक्शा है, जिसे कई टुकड़ों में बांटा गया है और धागों से नियंत्रित किया जा रहा है, वो इसी की कहानी कहता है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये सोच का, समाज का बंटवारा था। धर्म और जाति के आधार पर। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, हर उस आधार पर जहां से एक दरार पैदा की जा सकती थी। जब समाज आपस में ही लड़ने में व्यस्त हो जाता है, तो वो कभी एकजुट होकर असली शासक पर सवाल नहीं उठा पाता। सारी ऊर्जा आपस में ही खत्म हो जाती है। हाँ, उनकी सारी ऊर्जा एक दूसरे के खिलाफ ही खत्म हो जाती है। स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन लिखी है, बंटी हुई सोच आजादी नहीं मांगती, एकता की कमी ही गुलामी को लंबा करती है। शिक्षा, हीन भावना, बदला हुआ इतिहास और समाज में फूट, इन सब हथियारों का मिलाजुला असर क्या हुआ होगा? ये किस तरह की कैद थी जिसका जिक्र शुरू में हुआ था? इसका नतीजा था बिना जंजीर की कैद। एक तस्वीर है जिसमें एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में तो बैठा है, लेकिन उसके सिर के चारों ओर जंजीरों का एक अदृश्य जाल है। इसे ही मानसिक गुलामी का अंतिम रूप कहा जा सकता है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को बांधने के लिए बाहरी जंजीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी ही सीमित सोच, अपनी हीन भावना और अपने ही गढ़े हुए डर से कैद हो जाता है। ये जो बिना जंजीर की कैद वाली बात है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि अगर किसी को पता ही ना हो कि वो कैद है, तो वो आजादी की कोशिश भी कैसे करेगा? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। यही इस कैद की सबसे बड़ी ताकत है। कैदी को अक्सर लगता है कि वो आजाद है, लेकिन उसके फैसले, उसकी पसंद नापसंद, उसकी सफलता की परिभाषा, सब कुछ उसी सिखाई गई सोच से नियंत्रित होता है। वो अपनी ही कैद का पहरेदार बन जाता है। और इसी से जुड़ी एक और तस्वीर है जो इस मनोवैज्ञानिक हार को और भी गहरे तरीके से दिखाती है। एक आधुनिक, कुछ निराश सा व्यक्ति पानी के किनारे बैठा है, लेकिन पानी में जो उसका अक्स है वो एक प्राचीन भारतीय योद्धा का है। यहाँ लिखा है, आखिरी चोट अंग्रेज तब तक नहीं जीते जब तक हमने खुद को हारा हुआ मान नहीं लिया। ये मनोवैज्ञानिक हार की बात है। असली हार युद्ध के मैदान में बाद में होती है, पहले मन में होती है। जब कोई अपनी पहचान, अपनी शक्ति, अपनी विरासत को भूलकर खुद को कमजोर और हारा हुआ मान लेता है। लेकिन बाहरी तौर पर व्यक्ति ने हार स्वीकार कर ली है। वो अपनी ही परछाई, अपने ही अतीत की शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है। और ये हार, ये कैद, ये सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रही होगी। इन स्रोतों का तर्क यही लगता है कि इसका असर आज भी है। एक तस्वीर में कुछ आधुनिक भारतीय लोग चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनकी परछाई 2 ब्रिटिश सैनिकों की है। इसका शीर्षक है गुलामी की परछाई। बिल्कुल, ये इस विचार को आगे बढ़ाता है कि 1947 में मिली राजनीतिक आजादी का मतलब ये नहीं था कि मानसिक गुलामी भी खत्म हो गई। वो सोच, वो सिस्टम, वो व्यवहार, उनकी परछाइयां आज भी हमारे समाज में, हमारी संस्थाओं में और कई बार हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में भी। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत व्यवहार में भी मौजूद हो सकती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली एक अदृश्य विरासत की तरह है, जिसे तोड़ने के लिए सचेत और लगातार प्रयास की जरूरत है। तो अगर ये परछाई आज भी मौजूद है और ये कैद अदृश्य है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या ये स्रोत कोई उम्मीद भी दिखाते हैं? हाँ, और उम्मीद की शुरुआत होती है जागृति से, अवेयरनेस। एक तस्वीर है जिसमें एक व्यक्ति आत्मविश्वास से खड़ा है और उसके चारों ओर की जंजीरें टूट रही हैं, और लिखा है, असली आजादी दिमाग में शुरू होती है। ये समाधान की ओर पहला कदम है। मुक्ति की शुरुआत व्यक्तिगत चेतना और जागरूकता से होती है। जब कोई ये महसूस करना शुरू करता है कि उसकी सोच बंधी हुई है, जब वो सवाल पूछना शुरू करता है, तभी जंजीरें टूटना शुरू होती हैं। यानी पहला कदम है ये मानना कि जंजीरें हैं। बिल्कुल, और एक बार ये जागरूकता आ जाए तो रास्ता क्या है? इसके लिए आखिरी तस्वीरों में से एक बहुत शक्तिशाली है। एक
विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन जड़ों में संस्कृत के अक्षर और शब्द दिखाई दे रहे हैं। शीर्षक है आजादी का रास्ता और संदेश है अपनी जड़ें पहचानो, अपना इतिहास जानो, अपनी सोच आजाद करो। बरगद का पेड़ जड़ों की मजबूती का प्रतीक। सही समझे। संदेश ये है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने वास्तविक बिना हेरफेर वाले इतिहास को समझकर ही सोच को सही मायने में आजाद किया जा सकता है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो हमें वो आत्मविश्वास वापस मिलता है जिसे छीन लिया गया था। जब कोई अपनी विरासत को जानता है तो उसे हीन भावना महसूस नहीं होती। ज्ञान ही वो शक्ति है जो मानसिक गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। तो हमने इस पूरी यात्रा को देखा, कैसे सोच पर हमला हुआ, किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। उसका नतीजा एक बिना जंजीर की कैद के रूप में सामने आया, जिसकी परछाई आज भी दिखती है। और फिर उससे बाहर निकलने का रास्ता अपनी जड़ों को पहचानने में। इन सभी स्रोतों को समझने के बाद अंत में एक बहुत सीधा और गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ दिया गया है। एक सड़क है जो सूरज की ओर जा रही है और उस पर लिखा है आज का सवाल, क्या हम आज सच में आजाद हैं? और इन सभी विचारों को देखने के बाद ये सवाल बहुत बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जाहिर है ये सवाल राजनीतिक या शारीरिक आजादी के बारे में नहीं है। ये सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के हमारे तरीके के बारे में है। क्या हमारे फैसले, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी सफलता की परिभाषा, क्या वो हमारी अपनी है या वो अब भी उन पुरानी परछाइयों से प्रभावित है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर हर किसी को अपने अंदर, अपनी सोच की गहराइयों में खुद खोजना होगा।